हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं नीट सैम्पल पेपर 2 का बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या कह रहा है? टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। ये तो बहुत ईजी है। हमें पता है कि यदि एक से अधिक लेंसेज को हम कोएक्सियली उसे एकदम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हों, तो इस कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो सम होता है बाकी सारे जितने कंस्टिट्यूएंट लेंसेज हैं उसके सम के बराबर होता है। तो ये पावर से सम होता है। यहाँ फोकल लेंथ के बारे में बात ही कर रहा, और पावर को हम 1/f लिखते हैं। यहाँ पर P1 + P2 है, और इसको लिख सकते हैं 1/f1 + 1/f2। ये 1/f हो गया। वेट, वो पावर ही पूछ रहा है, वो f नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f1 f2 f1 + f2, यही हो गया। पावर पूछ रहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। जस्ट ऐड करना है सबका पावर। यदि आपने एक चश्मा पहन रखा है, उसके ऊपर एक और चश्मा डाल दीजिए, उसके ऊपर एक और चश्मा डाल दीजिए, और यदि वो सब कॉन्टैक्ट में है तो जो इक्विवेलेंट पावर है, टोटल पावर जो है, उस सबके सम पावर के सम के बराबर होगा। ये फोकल लेंथ के केस में यदि सेम पावर हमें फोकल लेंथ के टर्म में दिखाना है तो दो लेंसेज के लिए f1 + f2/f1 f2 ये आया कैलकुलेशन। याद रखने के लिए ये है। कभी कभी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, बस यही याद रखिए इसमें। तो ऑप्शन हुआ नहीं, 3 नहीं, कौन है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेरेंस से है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? एक स्लिट ये हुआ, एक स्लिट ये हुआ, और यहाँ पर जो है सो एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, और यहाँ पर एक स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर हम देखते हैं कि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम है, ये पैटर्न बनाता है। यहाँ पर ब्राइट होते हैं, उसके बाद में डार्क फ्रिंज होते हैं, फिर ब्राइट फ्रिंज होते हैं, ऐसे पट्टी बनाते हैं। यहाँ पर ब्राइट पट्टी है, डार्क पट्टी है, ऐसे अल्टरनेट करके बनाते हैं। इसको फ्रिंजेस कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। यहाँ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जो है सो उसको परफॉर्म किया गया। फर्स्ट परफॉर्म इन द एयर, ये सब सेटअप जो है एयर में। उसके बाद सेम चीज़ उठा के ले गया किसी दूसरे मीडियम में, एक अननोन मीडियम है, और ये अननोन मीडियम है। इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन द फर्स्ट मीडियम। अब वो क्या, एक कुछ ऑब्जर्वेशन है उसका कि एयर में जो 8th ब्राइट फ्रिंज है, 8th ब्राइट फ्रिंज इन एयर, ये इक्वल है, इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम, और इन द मीडियम उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिखना था। इधर मीडियम है तो इधर लिखते हैं 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, ये इक्वल है 5th डार्क फ्रिंज इन एयर, एयर इधर है, 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। ठीक है, अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो वैल्यू है yn, ये कितना होता है ब्राइट के लिए, कितना होता है डार्क के लिए, उसको हमें कहीं लिख देना चाहिए। यहाँ लिखते हैं ब्राइट के लिए ये होता है n/d λ/t। ये d जो है सो सेपरेशन है, ये स्लिट और पर्दे का। स्मॉल d जो है सो स्लिट का विड्थ है, ये दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और लैम्डा ये वेवलेंथ है जो लाइट आ रहा है, और n ये नंबर्स है, इंटीजर्स 1 2 3 ऐसे।
ये डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए है। डार्क के लिए यहाँ पर डार्क लिख देते हैं। ये हो जाएगा डी लैम्डा, ये लैम्डा की जगह लैम्डा 2 लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 2n-1। ये केवल लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल, ऑड मल्टीपल्स है, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स है, तभी ये डार्क बनेंगे। सो n इक्वल टू 0 पर ये कितना हुआ 1 डी बाई लैम्डा, n इक्वल टू 2 पर कितना हुआ 3 डी बाई लैम्डा, वैसे 5 डी बाई लैम्डा, उल्टा बोलते जा रहे हैं, 5 लैम्डा बाई टी, ये डी बाई डी तो हमेशा रहेगा। थोड़ा सा लिख देते हैं, डी लैम्डा बाई 2d, 3 डी लैम्डा बाई 2d, इस तरह से 5 डी लैम्डा बाई 2d, इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पर चलेंगे डी लैम्डा बाई डी, 2 डी लैम्डा बाई टी, 3 डी लैम्डा बाई डी, ऐसे चलते हैं। तो एनीवे, अब हमें जो डार्क फ्रिंज के बारे में भी पता है कि उसका डिस्टेंस जो है कितना होता है इस डार्क फ्रिंज का। यहाँ पर फिफ्थ डार्क फ्रिंज, n को 5 लिखें तो कितना हुआ 5 टाइम्स 2 10-1 9 डी लैम्डा बाई 2d। इधर ब्राइट फ्रिंज लिखना है, ब्राइट फ्रिंज ये वाला 8th है, तो जस्ट n की जगह पर 8 लिखेंगे, 8 डी लैम्डा बाई टी। सब कुछ ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा। ये एयर है, ये वेवलेंथ एयर में है और ये वेवलेंथ मीडियम में है। अब जो कैंसिल आउट हुआ, जैसे डी कैंसिल हो गया, कैपिटल डी भी कैंसिल हो गया, और लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम, ये कितना हुआ 8/9, 8/9। हमें क्या निकालना है, हमें म्यू निकालना है। 2 मिसिंग है ना, ये 2 भी है, 2 टाइम्स 8, सो 16/9। हमें लैम्डा तो नहीं निकालना है, हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कुछ क्वेश्चन के पहले हम बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहाँ पर कुछ वैसे ही लिखने वाले हैं। इसको वेलोसिटी बनाने के लिए क्या करें, हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी जो है सो सोर्स का प्रॉपर्टी है, मीडियम का नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने वेव निकाले जा रहे हैं वो सोर्स का काम है, वो मीडियम उसमें कुछ नहीं कर सकता। मीडियम बहुत कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर देगा जिसकी वजह से स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं कर सकता। तो वो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16/9, और ये आ गया हमारा ये वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी इन एयर बाय लाइट का वेलोसिटी इन मीडियम, 16/9। अब यहाँ से देख लेते हैं, मीडियम का वेलोसिटी जो है वो कम है, एयर में वेलोसिटी जो है ज़्यादा है, ये म्यू हो गया। म्यू हो गया मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम सिंपली म्यू कहते हैं, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में जो है वही वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो 16/9 हो गया। इसको डिवाइड कर दें और देखिए आंसर डेसिमल में दिया हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं 1 7 9 72 963 6 समथिंग लाइक 1.77 या 1.8, ये हो गया आंसर। तो ये काफ़ी आसान था, हमें केवल ये पता रखना है कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से वो कितना होता है। ब्राइट फ्रिंज के लिए ये सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल होता है डी लैम्डा बाई डी का, सब पॉसिबल वैल्यू है इनका 1 2 3 ऑल पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पर तो डार्क फ्रिंज में डी लैम्डा बाई 2d होता है, और वो भी केवल ऑड मल्टीपल्स, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स डी लैम्डा बाई 2d का है, इसलिए यहाँ पर मुझे 2n-1 लिखना पड़ा, और इसी को यहाँ पर रखने के बाद में म्यू निकला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये क्या कह रहे हैं कि एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर का लाइट जो है, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट, और वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2। फर्स्ट टाइम उसने लैम्डा से उसको इल्यूमिनेट किया, सेकेंड टाइम लैम्डा बाई 2 से इल्यूमिनेट किया। लैम्डा बाई 2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। तो सेकेंड टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है इस केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसका एनर्जी ज़्यादा है सेकेंड केस में। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम, देखिए वही बोला ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है सेकेंड केस में 3 टाइम्स है फर्स्ट केस का, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट केस। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ HCA लैम्डा, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। ये है एनर्जी रेडिएशन का, लाइट का, HC बाय लैम्डा। इतना एनर्जी हमने दिया, उस एनर्जी को क्या किया, कुछ एनर्जी उसे लगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल में है। इतना एनर्जी हमें देना ही पड़ेगा तभी वो उसको लूज करेगा, तब मेटल से वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद जो एनर्जी बच गया इतना खर्चा करने के बाद, वो उससे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, HC बाय लैम्डा माइनस 5। फर्स्ट केस में ये लैम्डा क्या है, उसका वेवलेंथ है। अब 2 केसेस हैं, फर्स्ट केस में वेवलेंथ लैम्डा है और सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, और सेकंड केस में लैम्डा जो है सो लैम्डा बाई 2 है। इसने कहा फर्स्ट केस में लैम्डा, सेकंड केस में लैम्डा बाई 2, बाकी सब चीज़ें वही है। तो ये हो गया 2HC बाय लैम्डा माइनस 5। ये दोनों ही को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं और फाई निकाल लेते हैं। वो फाई पूछ रहा है व्हाट इज वर्क फंक्शन, ये फाई वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल को छोड़ के भागने के लिए। तो यहाँ पर है ये कितना हुआ, K2 इधर लिखना होगा। ये जाएगा इधर इसके पास और ये आएगा यहाँ, तो लिखते हैं इसे 2HC बाय लैम्डा माइनस 5, तो इधर 3 लिखे और HC बाय लैम्डा माइनस 5, 2HC बाय लैम्डा माइनस 5, 3HC बाय लैम्डा माइनस 3 तो ये 5 इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया HC बाय लैम्डा, 5 हो गया HC बाय 2 लैम्डा, HC बाय 2 लैम्डा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, नील्स बोर का हाइड्रोजन एटम थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसको सर्कुलर मान लीजिए, और उसके बाद में क्या है कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है, यहाँ पर जो है सो न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट ऑर्बिट है, ये K, L, M, N ऐसे करके डिफरेंट ऑर्बिट है। एक और बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज, यहाँ लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज। ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सारे सीरीज क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यदि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया या जंप करके यहाँ जा सकता है, जंप करके यहाँ जा सकता है, किसी हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब वो वापस जंप करेगा, जैसे यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो जो डिफरेंस का जितना है इसके एनर्जी में, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, ये जो डिफरेंस है जब ये जंप करता है तो लाइट निकलता है, और इस लाइट का एनर्जी होता है जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये कई तरीके से पॉसिबल है जंप करना। एक तरीका ये है कि
एक जो लाइमन सीरीज कर रहे हैं, लाइमन सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहीं से भी जंप करके इस पर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट पर, लाइक ऐसे। ये लाइमन सीरीज है, कहीं से भी जंप करके फर्स्ट n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। बामर लाइमन के बाद आता है बामर, ऐसे ये सेकंड में आएगा, कहीं से भी जंप करके, जैसे यहाँ से जंप कर लिया या यहाँ से जंप कर लिया, यहाँ से जंप कर लिया, ये बामर हो गया। पासन ये थर्ड में जंप करेगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं कि लाइमन सीरीज में जैसे जंप हमारा जो है m to n हो रहा है, जंप n ऑर्बिट से n ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा n जो है 1 है, किसी भी ऑर्बिट से n=1 में जंप कर रहा है, यहाँ पर n=2 में जंप कर रहा है लाइमन बामर। ये पासन है, n=3। उसके बाद में आता है और भी बहुत सारे हैं, 2 और है, ब्रैकेट n=4 फंड n=5। ये सारी सीरीज है। यहाँ पर केवल पहले 2 सीरीज की बात की गई है, लाइमन सीरीज और बामर सीरीज की। तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकलते हैं उसका वेवलेंथ कितना होता है, उसका वेवलेंथ ऐसे देते हैं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है 1/n² - m²। जंप हो रहा है m to n, इसको छोटा रहना पड़ेगा तभी ये वाला बड़ा होगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो बामर के केस में ये n1 है, तो बामर अब देखिए, नहीं बामर नहीं, लाइमन, लाइमन के केस में ये लाइमन है r1/n² - 1/, इसको n² क्यों लिख रहे हैं, ये 1² 1, ये m²। और बामर के केस में 1/λ, बामर का b, ये रिडबर्ग कांस्टेंट सेम वैल्यू, यहाँ पर 2² हो जाएगा -m², m यहाँ पर 2 से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी, और स्मॉलेस्ट एनर्जी का मतलब है इसका वैल्यू जस्ट 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे वेवलेंथ हैं निकलेंगे, यदि यहाँ से जंप किया तो एक एनर्जी का फोटोन निकलेगा, यहाँ से जंप करेगा तो दूसरा निकलेगा, और जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो जो लाइट एमिट होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और एनर्जी ज़्यादा हो गया मतलब वेवलेंथ कम होगा। तो सबसे लंबा वेवलेंथ का मतलब है जस्ट ये वाला होना चाहिए, उसके जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्बिट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करना चाहिए, तब जो एनर्जी फोटोन के साथ निकलेगा वो मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ये लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्ग लिख दिए, 1/1² - 1/, ये 2 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा 2²। और इस केस में ये लॉन्गेस्ट जो है ये 1/4 हुआ, और ये 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 9 - 4 5/36, और यहाँ पर ये हो गया r 3/4। उसका रेशियो बोला है, लाइमन टू बामर का रेशियो पूछा है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, रेशियो अपने आ जाएगा। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 मतलब ये हो गया लाइमन बामर, और इधर हो गया 1 2 r टाइम्स 5/36 r टाइम्स 3/4 5/27, रेशियो 5/27 आया। देखते हैं 5/27 है ऑप्शन में या नहीं। 5/27 ऑप्शन नंबर 4।
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि 1/λ जो है सो एक कॉन्स्टेंट है, इसका नाम है रिपर कॉन्स्टेंट, टाइम्स 1/n² माइनस 1/m², और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है m to n। मिनिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्लस मिनिमम एनर्जी, ये दोनों जो है सो जस्ट एक दूसरे से, एम जो है सो जस्ट n से एक ज़्यादा होगा, m जो है n+1 होना होगा फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि तब एनर्जी कम होता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, लाइमन के लिए जो लैम्डा है, पहले एनर्जी ले लेते हैं। ये एनर्जी जो है डेल्टा ई वो होगा E2 माइनस E1, और E2 कितना होता है, एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n²। n जो E2 के लिए n 2 हो गया, और इसके लिए 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 2 4, 1 1 माइनस 4, सो 3/4 टाइम्स 13.6, और इसको हम Hc/λ कहते हैं। ये लाइमन का है लैम्डा, ये एक इक्वेशन रख लेते हैं। बामर के लिए बात करें, यहाँ पर एनर्जी जो है सो वो क्या होगा, इसको डैश से डिनोट कर रहे हैं, E2 माइनस E1 अगेन, नहीं E3 माइनस E2। बामर में n = 2 और जंप होता है m to n, यहाँ पर दो में जंप करना है, 3 से 2 में जंप करना है, तो 3 का एनर्जी कितना है -13.6 बाय n²। एनर्जी आपको याद रखना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n²। तो n² मीन्स 9, माइनस माइनस प्लस 13.6, 2² 4, और ये कितना हो गया -4 + 9 सो 5 टाइम्स 13.6 बाय 36। ये दोनों को यदि हम यूज करें, और यही हमारा है Hc/λ, बामर के लिए B लिखें और यहाँ पर लाइमन के लिए L लिखें। ये दोनों से हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, जस्ट 2 से 1 को डिवाइड करें, 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया Hc/λb, ये हो गया Hc/λl, और इधर हो गया 5 टाइम्स 13.6 बाय 36, और इधर हो गया 3 टाइम्स 13.64, ये चला गया 49, तो 5/27 जो पहले आया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस ले लो, जो एनर्जी डिफरेंस है वही एनर्जी है उस फोटोन का, और फोटोन का एनर्जी दिया जाता है Hc/λ से। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से। इसमें क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट। हाफ लाइफ टाइम मतलब यदि एक सब्सटेंस 1 किलोग्राम है अभी, तो एक हाफ लाइफ टाइम के बाद में वो आधा किलो बचेगा, बाकी आधा किलो जो है रेडिएट होकर चला जाएगा। तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम जो है सो दिया हुआ है 30 मिनट, इसको हम T हाफ से भी डिनोट करते हैं। टाइम इन मिनट्स, मिनट में बताना है, टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। सो यहाँ पर एक मटेरियल है, कुछ टाइम के बाद में ये जो है सो जैसे यहाँ पर कुछ भी है, n है, n0 है, अब यहाँ पर कितना बचा 40% डीके हो गया, ठीक है, 40% डीके हो गया तो कितना बच गया 0.6 n0, यहाँ पर n0 है, और यहाँ पर ये टाइम्स T1 है, और उसके बाद में फिर दूसरा टाइम में जो है यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से ये 85% डीके हो गया, यहाँ n0 था, 85% डीके हो गया, बचा कितना 0.15 n0। ये टाइम लगा T2, ये T = 0, T = T1 और T = T2। स्टार्टिंग टाइम स्टॉप बात यहाँ से स्टार्ट किए, कुछ समय के बाद में ये 40% डीके हो गया, 60% बचा, कुछ और टाइम तक वेट किए तो 85% डीके हो गया, और यहाँ का 15% बचा। हमें बताना है T2 माइनस T1, पूछे ना, टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके, यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालें। देखिए ये कितना है 0.6 n0 है, तो एक हाफ लाइफ टाइम वेट कीजिए, कितना बच जाएगा, इसका आधा 0.3 n0,
0.3 एन नॉट। फिर एक हाफ लाइफ टाइम और वेट कीजिए, कितना बचेगा 0.15 एन नॉट। सो 2 हाफ लाइफ टाइम आप वेट कीजिए, 0.6 एन नॉट जो है सो 0.15 नेट हो जाएगा। तो जो टाइम टेकन है वो 2 हाफ लाइफ टाइम है। एक हाफ लाइफ टाइम कितना है 30 मिनट क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल हो गया 60 मिनट। 60 मिनट आंसर। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इतना आसान नहीं होता है कि ये हाफ लाइफ टाइम में नहीं आ रहा है कुछ ऐसे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टॉप वॉच जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई मटेरियल लगी है एन नॉट, मान लीजिए एन नॉट उसमें एटम्स है, कुछ देर के बाद में जो बचता है वो है एन। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ये डीके एक्सपोनेंशियल होता है, रेडियो एक्टिव डीके एक्सपोनेंशियल होता है। शुरू में एन नॉट पार्टिकल था, कुछ टाइम टी के बाद में एन नॉट टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। लैम्डा प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का जो डीके कर रहा है। तो यहाँ पर वही यूज करेंगे। इस स्टार्ट यहाँ से किए, शुरू में कितना है 0.6 एन नॉट, नहीं यहाँ नहीं, ये एन नॉट प्राइम कह देते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो, शुरू में कुछ भी है सो। तो शुरू में कितना है 0.6 एन नॉट और कुछ समय के बाद में कितना है 0.15 एन नॉट। टाइम कितना लगा वो मुझे बताना है, और लेमडा हमें नहीं पता, एक्चुअली हमें पता है हाफ लाइफ टाइम जो है वो दिया है 30 मिनट। हाफ लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ लेमडा होता है ln2 बाई लेमडा। लेमडा का डायमेंशन है 1/सेकेंड, 1 इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब ठीक है, तो ये सेकेंड पे दिखा रहा टाइम, ये 30 मिनट है। जब यहाँ पर 30 मिनट में आएगा, इसको भी देखें। फिर अब क्या करते हैं, ये 4 बार में तो चला गया, ये बचा 1 इक्वल टू 4 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ लॉग 1/4 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एल टी। अब लॉग ले लेते हैं, लॉग नहीं लॉन लेते हैं, लॉग बेस ई, लॉन 1/4 इक्वल टू इधर भी लॉन एक्सपोनेंशियल माइनस, ये कितना हो गया लॉन ऑफ 1 0 माइनस ln4, इधर ये लॉग ये कट गया, ये माइनस लैम्डा टी, ये माइनस माइनस भी चला गया, इधर इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा टी, ये माइनस तो चला गया, वो इसके पहले आ जाएगा लैम्डा टी। टी हमें निकालना है 2 ln t 2 बाई लैम्डा, इसी को तो हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हाफ लाइफ टाइम में 2 हाफ लाइफ टाइम, 2 टाइम्स 30 सो 60 मिनट। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो अगर कैलकुलेशन निकालने में फायदा है, क्योंकि उसमें कम टाइम लगेगा और आपके पास टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान होता है कंपेयर टू अदर सेक्शंस। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स। व्हाट डू मीन बाय आइडियल डायोड्स? आइडियल डायोड का मतलब है फॉरवर्ड बायस्ड में उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और रिवर्स बायस्ड में उसमें इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। कनेक्टेड एस वन इन द फिगर बिलो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताना है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये D2 डायोड को देखिए, इसका एक डायोड के बारे में फिर बता दें एक बार, ये सिंबल है डायोड का, और ये जो साइड बड़ा वाला है वो P टाइप है, ये N टाइप है। और फॉरवर्ड बायस के लिए चाहिए P टाइप को हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होना, और N टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होना। तो D2 यहाँ पर हाई पोटेंशियल, P टाइप जो है सो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है, और N टाइप लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और D1 ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि इसका P टाइप निगेटिव से कनेक्टेड है और N टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बेकार है, इसको हटा देते हैं।
अब हम फिर से ड्रॉ कर लिए। ये रहा R1, ये 2 ओम है, और ये है ये भी 2 ओम है, ये D2 है, और 10 वोल्ट है। अब करंट कितना है इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। करंट इज टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। वी कितना है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट क्या है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं फॉरवर्ड बायस में, तो 2 + 2 4 ओम, तो आ गया 2.5 एम्पियर। पहला वाला 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक से है, लॉजिक गेट से। आउटपुट एक्स बताना है यहाँ पर ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये कैसा, ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये नैंड लॉजिक गेट है। 3 लॉजिक गेट आपको याद रखने होंगे। ये और गेट है, ये सिंबल है और गेट का, ये एंड गेट है, और सिंपली इस तरह से जो रहता है उसको हम नॉट गेट कहते हैं। और ये दोनों को मिक्स करें, यहाँ पर ये 0 दे दें, इसका मतलब है ये नैंड गेट हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप और गेट, इसके आगे 0 दे दिए, तो और प्लस नॉट, पहले नॉट लिखते तो अच्छा रहता है। नॉट प्लस और, मतलब नॉर गेट है। तो ये नैंड गेट है, ए और बी आया, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर यदि ये नैंड नहीं होता तो ये भी होता, ये भी एंड का सिंबल है, लेकिन ये सिंपली नॉट है। नॉट है मतलब जस्ट रिवर्स कर देता है, जो भी ये भी होगा उसका रिवर्स कर दिया, 1 को 0, 0 को 1 बना देगा। अब नेक्स्ट जो नैंड गेट है, ये क्या है, ये दोनों ही, इसमें भी ए बी बार, इसमें भी ए बी बार, तो ए बी बार जा रहा है, और इससे निकलेगा क्या, यदि दोनों सेम है तो सेम ही रहेगा, एंड होता तो सेम ही रहता, लेकिन ये जो नॉट है उसको भी रिवर्स कर देगा, तो यहाँ पर जो निकल रहा है ए बी बार का भी रिवर्स कर देगा, इसको बार कर देगा। तो नॉट, ये बार का बार जो है जस्ट ए बी। आप सोचिए यहाँ पर जो भी नंबर है, ए बी मान लीजिए हमारा 1 है, उसका बार का बार, 1 का बार क्या हुआ, ये हुआ 0, और उसका बार 1, ये दोनों बार खत्म हो जाता है। 0 बार का बार, ये 0 बार कितना है 1 हुआ, ये बार का मतलब नॉट अपोजिट, और उसका बार 0, ये 0, ये 1 का है 1, ये डबल बार खत्म हो जाता है, ये भी है हमारा। यदि ऐसे समझने में दिक्कत होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपली ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं। यहाँ पर दो ही इनपुट है, तो आपको 4 केवल ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस बनाने होंगे। यहाँ ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ट्रूथ टेबल ए दिया, बी दिया, और क्या निकल के आया, सो एक्स दिया। ठीक है, देख देख हम कर लेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 ऑप्शन है। 0 0 दिया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ये दोनों का एंड 0 है, निकल के आया 1। अब 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, एंड रहता तो 1 होता, लेकिन इसने इसको 0 बना दिया, 0 बना दिया। ठीक है, 0 1, ये 0 है, ये 1 है, ये तो एंड है, बगैर नोट के एंड है, तो 0 और 1 क्या हो गया 0, और 0 को इसने रिवर्स कर दिया, 1 बन गया। अब 1, इसमें 1, इसमें 1, यदि ये नॉट नहीं होता तो ये 1 होता, लेकिन इसने इसको रिवर्स कर दिया, तो 1 बन गया 0 0 1 0, एग्जैक्टली सेम, जस्ट ऑर्डर उल्टा है, जो वहाँ आया था वही आएगा। 1 1 रहता तो ये भी 1, ये भी 1, ये क्या आ जाएगा, यदि ये नॉट नहीं रहता तो 1 होता, इस नॉट ने उसको 0 कर दिया। ठीक है, ये 0, ये 0, ये नहीं रहता तो 0 ही होना था, लेकिन 0 आया और नॉट ने उसको रिवर्स कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया। देखिए क्या है, ये एंड गेट है, एक्स जो है तो ये भी है,
जब दोनों 1 है तभी ये 1 है, बाकी समय 0 है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving such that its position coordinates x, y are 2 meter, 3 meter, होगा at time t equal to 0, 6 meter, 7 meter at time t equal to 2 seconds, and 30 meter, 14 meter at time t equal to 5 seconds. Average velocity vector from t equal to 0 to t equal to 5 seconds is how much? वो क्या बोल रहा है? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। एवरेज मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इधर से इधर जितना घूमना है घूम लो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यही ये लाइन स्टेप नहीं बना, ये लाइन जो है यही है वी एफ, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्टेंस है। यदि घूम के एक अपने ही जगह पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है सो 0 हो गया, 0 वेक्टर, इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। एनीवे यहाँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम, ठीक है। फाइनल पोजीशन कितना है? फाइनल पोजीशन मतलब t = 5, वो बोला है t = 0 to t = 5, बीच में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियली t = 0 पर, तो t = 5 पर कहाँ है? या 13, 14, और 0 पर क्या कहाँ है? 2, 3। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। इसको हम कोऑर्डिनेट के स्टाइल में लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13i वेक्टर फॉर्म में, 14j माइनस 2i प्लस 3j, 13i माइनस 2i 11i, 14j माइनस 3j 11j बाय 5, तो आ गया 11/5i प्लस j। ये है वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, 11/5i प्लस j, 4, ऑप्शन 4। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडुलम से है। एक पेंडुलम है, इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। पहले बना लेते हैं पेंडुलम, ये रहा पेंडुलम, ये है उसका बॉब, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं एंगल, यहाँ पर एक एंगल थीटा है, और उसके बाद बोला देन इट विल पास थ्रू द मीन पोजीशन। ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ ले आया, छोड़ दिया। देन इट विल पास थ्रू द इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पर मीन पोजीशन ए विद ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से पास करेगा? ये तो बहुत आसान है, हम जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी बी पर उतना ही है जितना एनर्जी ए पर है, और एनर्जी बी यहाँ पर दो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, यहाँ भी काइनेटिक और पोटेंशियल। बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैंने वहाँ से छोड़ा है, 0 स्पीड से स्टार्ट शुरू किया, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, ये है h। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है? ए पर हमें नहीं पता, उसे पता करना है। उसने पूछा क्या है? स्पीड पूछा है, ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को स्पीड के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी यहीं से तो हमने मेजर शुरू किया हाइट, ये जो है सो 0 हो गया, हाइट 0 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि v जो है सो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होता है। अब h कितना है? 2gh, h कितना है? ये है l, उसने बोला था, कहीं बोला है
बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे एल दिया है, एक्चुअली इसमें बोलना चाहिए कि एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एल ये है, तो एंगल के एडजेसेंट में जो साइड है वो कितना होगा, एल कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर साइड, इस जो एडजेसेंट के बाद में जो है साइड, वो होता है एल साइन थीटा। ये जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देख लेते हैं। ये जो है हाइपोटेन्यूज है, एंगल यदि यहाँ लेते हैं तो ये सिंपली हो जाएगा एल कोस थीटा और ये एल साइन थीटा, वही यहाँ की है। अब हाइट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल O टू ए माइनस O टू, इसको D कहते हैं, D, यही हाइट है। H कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो कि L है, और OD जो अभी भी कैलकुलेट किए L माइनस कॉस L कॉस थीटा 2G। तो यही हमारा दोनों में L है, L निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये फोर्थ में लग रहा है 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, फोर्थ में। तो ऑप्शन 4। आप चाहो तो इसे काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, यहाँ कितना फोर्सेस से है और यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो क्यों करें, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना ज़्यादा ईजी है, जल्दी हो जाता है और मिस्टेक का चांस भी कम रहता है। ये क्वेश्चन वेव से है, ये ट्रांसवर्स वेव है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी बोल रहा है कि पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम जो है, पार्टिकल वेलोसिटी उसका मैक्सिमम, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करते रहेगा। तो देखते हैं पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर लिखा है पार्टिकल वेलोसिटी, ये y है a sin ओमेगा t माइनस kx। पार्टिकल वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ही वेलोसिटी है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ और वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। ये पार्टिकल वेलोसिटी है, इसका मैक्सिमम कितना है, इसका ए कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज करता है ना, और ये मैक्सिमम कितना होता है 1, तो ए ओमेगा, इधर ए ओमेगा। और वेव वेलोसिटी, इसको देख, इस इक्वेशन को देखकर वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाई के। मैं यहाँ कंफ्यूज करता हूँ, कभी के बाय ओमेगा, कभी ओमेगा बाई के, क्या होता है मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। ओमेगा क्या, 2/t, टाइम नीचे आ गया, वेलोसिटी में टाइम नीचे ही रहता है, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, तो वैसा ही इक्वल टू 1 आया। के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, जैसे ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा टाइम से रिलेटेड है, और के वेवलेंथ से रिलेटेड है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, वही मैंने लिखा 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 पाई ए, कहीं पर 2 पाई ए होगा, ऑप्शन नंबर 3।